नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आयरन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सबसे पहले बात महंगाई की। कोरोना के दौर में बेरोजगारी पहले ही आवाम को परेशान किए हुए है, लेकिन आम आदमी की जेब पर लगातार मार भी पड़ रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान बेतहाशा इजाफा हो रहा है और अब यानी कि 1 जुलाई से मुतअद्दिद चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। आज से दूध, एलपीजी सिलेंडर और बैंक सर्विसेज चार्जेस, हर चीज़ महंगी हो गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात समेत मुतअद्दिद रियासतों में आज से अमूल दूध के दामों में 2 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया। अमूल ने तकरीबन 1.5 साल बाद अपने दूध के दामों में इजाफा किया है और इसकी इत्तला कंपनी की जानिब से चाशुंबे के रोज़ दी गई। तसव्वुर किया जा रहा है कि ईंधन की कीमतों में इजाफे के सबब अमूल दूध महंगा हो चुका है। 1 जुलाई से यानी आज से नए दाम नाफिजुल अमल हो चुके हैं। इसके बाद अमूल गोल्ड दूध 58 रुपये फी लीटर, अमूल ताज़ा 46 रुपये फी लीटर, अमूल शक्ति 52 रुपये फी लीटर पर दस्तयाब हो रहा है। अमूल के बाद दीगर कंपनियों की जानिब से भी अपने दूध की मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। उधर मुल्क की सबसे बड़ी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रकम के खराज पर आयद चार्जेस में इजाफा कर दिया है। अब सारिफीन महीने में सिर्फ 4 मरतबा ही मुफ्त पैसे निकाल पाएंगे। इससे ज़्यादा मरतबा ब्रांच से पैसे निकाले गए तो 15 रुपये का इजाफी चार्ज होगा। ये चार्ज सिर्फ ब्रांच पर ही नहीं बल्कि एटीएम से रकम के खराज पर भी आयद होगा। एसबीआई ने इसके अलावा चेक के हवाले से भी चार्जेस में इजाफा करने का फैसला किया है। अब किसी भी खातेदार को एक माली साल के दौरान सिर्फ 10 चेक ही मुफ्त में दस्तयाब होंगे। इससे ज़्यादा पर चार्जेस आयद होंगे। इन सब के अलावा आज से एलपीजी सिलेंडर के दामों में भी इजाफा कर दिया गया है। अब नॉन सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए 25 रुपये ज़्यादा अदा करने होंगे। घरेलू गैस सिलेंडर अब दिल्ली में 834 रुपये और कोलकाता में 861 रुपये में दस्तयाब होगा। ऐसे ही हैदराबाद में भी दामों का इजाफा हुआ है। गौरतलब है कि इन सब चीज़ों के अलावा पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। हर सुबह पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी किए जाते हैं और हर तीसरे चौथे दिन इनमें इजाफा हो जाता है। सिर्फ जून के महीने में पेट्रोल डीजल के दामों में तकरीबन 16 मरतबा इजाफा किया गया। जॉब मार्केट पर कोविड-19 वबा का असर जारी है। इस बीच एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि कोरोना वबा की वजह से उनकी टोटल सैलरी में 40% तक की कटौती हुई है। ग्रांट थॉर्टन की जानिब से किए गए ह्यूमन कैपिटल सर्वे में यह बात कही गई है। ये सर्वे कंज्यूमर, रिटेल, ई कॉमर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेटिव, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर समेत कई सेक्टर्स के 16,700 मुलाजमीन पर किया गया है। इसका मतलब यह है कि सैलरी कटौती का असर तकरीबन सभी सेक्टर्स में देखा गया है। सर्वे में शामिल 40% मुलाजमीन का कहना है कि उनकी टोटल सैलरी में कटौती हुई। 16% मुलाजमीन का कहना है कि उनकी फिक्स सैलरी में टेम्पररी कटौती हुई है। सर्वे में कहा गया कि कोरोना वबा की वजह से वेरिएबल पे या परफॉर्मेंस पे में भी कटौती का ट्रेंड रहा। वबा के दौरान 31% एम्प्लॉयज़ को वेरिएबल पे मिला ही नहीं। वहीं 33% एम्प्लॉयज़ के वेरिएबल पे में कटौती हुई है। ग्रांट थॉर्टन हिंदुस्तानी पार्टनर अमित जायसवाल का कहना है कि सर्वे में शामिल 1/3 मुलाजमीन की फिक्स सैलरी में 20% से ज़्यादा की कटौती रही। वहीं 40% मुलाजमीन की टोटल कमाई में कटौती के बावजूद फिक्स सैलरी में कोई बदलाव नहीं हुआ। सर्वे में सामने आया है कि सैलरी का अहम हिस्सा माने जाने वाला वेरिएबल पे ज़्यादा मुतासिर हुआ। सर्वे में शामिल आधे से ज़्यादा मुलाजमीन का कहना है कि अगर ऑप्शन मिले तो वो टोटल सैलरी में कटौती के बावजूद फिक्स सैलरी में बढ़ोतरी का इंतखाब करेंगे। जायसवाल का कहना है कि मुलाजमीन अब अपनी सैलरी में कटौती के जोखिम को कम करने के लिए मौजूदा पे स्ट्रक्चर को बदलने की उम्मीद कर रहे हैं। ख़ास तौर पर मिडिल लेवल की तंजीमों यानी इंस्टीट्यूशंस के नए मुलाजिमीन ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। फिजाई ईंधन यानी एविएशन फ्यूल की कीमतों में आज 15 दिन के वक्फे के बाद दूसरी बार इजाफा किया गया, जिसकी वजह से फिजाई किराया भी महंगा होने का खदशा है। मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में आज एविएशन फ्यूल की कीमत 2,354 रुपये 7 पैसे यानी 3.57% इजाफे के साथ 68,262
₹35 फी किलोलीटर हो गई। इससे कबल 16 जून को इसमें 2.68% का इजाफा किया गया था। हवाई जहाज के ईंधन की कीमतों का हर 15 दिन में जायजा होता है। इस साल यकुम में से अब तक 5 मरतबा हवाई जहाज के ईंधन की कीमतों में तरमीम की गई। कीमतों में 4 मरतबा इजाफा किया गया है, जबकि यकुम जून को तकरीबन 1% की कमी वाक़ हुई थी। इस दौरान दिल्ली में इसकी कीमत 10,447.07 यानी 18.09% का इजाफा हो चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले दिनों अपनी 44वीं एनुअल जनरल मीटिंग में दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च करने का ऐलान किया था। इस फोन को रिलायंस ने गूगल के साथ मिलकर तैयार किया है। इस बारे में गुजरात हुकूमत के बावसूख जराये का कहना है कि गूगल इस स्मार्टफोन का प्रोडक्शन गुजरात में कर सकता है, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही गूगल के ओहदेदार प्लांट लगाने के लिए गुजरात में लोकेशन देखने पहुंचे थे। इस बारे में नाम जाहिर न करने की शर्त पर एक सरकारी ओहदेदार ने बताया कि गूगल के कुछ ओहदेदार पिछले दिनों गुजरात पहुंचे थे। उन्होंने धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन धोलेरा SIR का दौरा किया था। वहीं धोलेरा में जारी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम 80% से ज़्यादा पूरा हो चुका है और इसी के चलते गुजरात हुकूमत मुल्क और बैरून मुल्क की कई कंपनियों के लिए धोलेरा का प्रमोशन भी कर रही है। कोरोना वबा के बाद किसी भी कंपनी ने गुजरात में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। कोविड के चलते इस साल वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टमेंट समिट भी नहीं हो पाई। इसी के चलते रियासती हुकूमत भी गूगल को रियासत में लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि स्मार्टफोन प्लांट के लिए गूगल गुजरात में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने रिलायंस की AGM के दौरान नए स्मार्टफोन के बारे में कहा था कि हमारा अगला कदम गूगल और जियो की जानिब सस्ती कीमत के जियो स्मार्टफोन की शुरुआत करना है। ये हिंदुस्तान के लिए बना है और ये उन लाखों लोगों के लिए नए इम्कानात के दरवाजे खोलेगा जो पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन खुलने के साथ ही क्राइम रेट भी अनलॉक हो गया है। पिछले 72 घंटे के अंदर 5 बच्चियों के साथ रेप का बलात्कार का मामला सामने आ चुका है। इसमें 2 मामले ऐसे हैं जिसमें रेप के बाद बच्चियों को दरिंदगी से मार दिया गया। 2 मामले गैंग रेप और 2 रेप के हैं। हैवानियत की शिकार हुई सभी बच्चियों की उम्र 13 से 17 साल के बीच है। मंगल की रात वहां एक 16 साल की दलित लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। बच्ची के घर वालों का इल्जाम है कि उनकी बेटी के साथ 7 लोगों ने बलात्कार किया। किशोरी वो बच्ची घर से थोड़ी दूर पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। इस वाक़े के बाद उस बच्ची ने मुल्जिमीन की तादाद 6 से 7 बताई। मकामी लोगों का कहना है कि बच्ची के अफराद खानदान पर पुलिस और इन दबंगों ने दबाव डाला, जिसके बाद उन्होंने शिकायत बदल दी। घर वालों ने बाद में पुलिस को दी गई तहरीर में 2 लोगों पर रेप की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया। वहीं सुल्तानपुर में एक सौतेली बहन ने अपने आशिक और उसके दोस्तों से ही अपनी 15 साल की छोटी बहन का रेप कराया। मामला खुलने के बाद पुलिस ने मुतासिरा की शिकायत पर केस दर्ज किया। साथ ही सौतेली बहन, उसके आशिक समेत दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वाक़े को अंजाम देने वाला चौथा मुलजिम फरार है। यह वारदात जिले के कुरेभार पुलिस स्टेशन की लिमिट में पेश आई है। एक और वाक़या रियासत के एक अलग इलाके से पेश आया। मजमूई तौर पर रियासत में उत्तर प्रदेश में रेप के वाक़यात में लगातार इजाफा हुआ। महाराजगंज के कोठीभार पुलिस स्टेशन में खेत से सब्जी तोड़ने गई 13 साल की बच्ची के साथ गांव के ही एक नौजवान ने बलात्कार किया। मामले में बच्ची के अफराद खानदान ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर पंचायत में गई तो वहां पंचों ने शर्मसार करने वाला फैसला सुना दिया। पंचायत ने रेप के मुलजिम को सबके सामने 5 चप्पल मारने और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके साथ ये भी कहा कि अगर लड़का अगली बार ऐसी कोई हरकत करता है तो उसे पुलिस के हवाले किया जाएगा। अदालत की तरफ से गुज़िश्ता हफ्ते काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े के ताल्लुक से मुतनाज़िया अहाते का आसार क़दीमा से सर्वे कराने के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल की है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने चाशुंबे के रोज़ अर्जी दाखिल की है, जिस पर समाअत के लिए 9 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है। समाअत के दौरान सबसे पहले ज़िला जज ये तय करेंगे कि आया सुन्नी वक्फ बोर्ड की अर्जी काबिल समाअत है या नहीं। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपने वकला अभय यादव और तौहीद खान के तवस्सुत से फास्ट ट्रैक कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन के 8 अप्रैल के उस हुक्म को चैलेंज किया जिसमें महकमे आसार क़दीमा को 5 रुकनी कमेटी की निगरानी में
खुदाई करने का हुक्म दिया गया था। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी अर्जी में कहा कि मज़कूरा अदालत को ऐसा फैसला सादिर करने का इख्तियार नहीं था, लिहाजा इस मामले पर फिर से समाअत करके इस पर रोक लगाई जाए। अर्जी में मजीद कहा गया है कि इबादत गाहों से मुताल्लिक़ कानून 1991 के उस फैसले की खिलाफ वर्जी की गई है जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के दिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मजहबी मकामात की जो सूरत हाल है वो बरकरार रहेगी। ज्ञानवापी मस्जिद 1669 से वजूद में है और तकरीबन 400 साल पुरानी मस्जिद की खुदाई से इसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। नेज़ इससे नज़्म व नस्क की सूरत हाल भी मुतासिर होगी। ख़बरजी मुकदमा दायर करने वाले वकील रस्तोगी ने बताया कि सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक सिविल जज के मुताबिक इस सर्वे में ASI के 5 नामवर माहिरीन को शामिल करने का हुक्म दिया गया, जिसमें अक़लियती तबके के माहिरीन आसार कदीमा भी शामिल होंगे। वकील ने बताया कि साल 2019 में सिविल जज की अदालत में उन्होंने भगवान विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ की जानिब से अर्जी दी थी कि ज्ञानवापी मस्जिद विश्वेश्वर मंदिर का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अदालत ने उनकी दरख्वास्त पर गौर करते हुए अहाते में सर्वे का हुक्म दिया है। ज़राई कानूनों पर पिछले 7 महीनों से चल रहे मुजाहिरों के बीच मरकजी हुकूमत को साबिक मरकजी वजीर और साबिक मरकजी वजीर ज़राअत और NCP के सरबराह शरद पवार का साथ मिला है। पवार ने जुमेरात के रोज़ कहा कि ज़राई कानूनों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि कानून के उस हिस्से में अमेंडमेंट करना चाहिए जिसको लेकर किसानों को दिक्कत है। मुंबई में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में शामिल हुए शरद पवार से मीडिया ने पूछा कि क्या महाविकास अघाड़ी मरकजी हुकूमत के ज़राई कानूनों की मुखालिफत में तजवीज़ लाएगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पूरे बिल को खारिज कर देने के बजाय हम उस हिस्से में तरमीम की मांग कर सकते हैं जिसे लेकर किसानों को एतराज़ है। उन्होंने कहा कि इस कानून से मुतालिक सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद ही तजवीज़ को असेंबली के फ्लोर पर लाया जाएगा। NCP चीफ ने यह भी कहा कि महाविकास अघाड़ी हुकूमत के वज़रा का एक ग्रुप मरकज़ के इस बिल के अलग अलग पहलुओं का जायज़ा ले रहा है। शरद पवार ने आगे कहा कि रियासतों को अपने यहाँ इस कानून को लागू करने से पहले इसके मुतनाज़िया पहलुओं पर गौर करना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि महाराष्ट्र के 2 दिनों के सेशन में यह बिल बहस के लिए आ पाएगा। अगर ये आता है तो इस पर गौर किया जाना चाहिए। बंगाल असेंबली इंतखाबात के बाद से लगातार एक दूसरे के खिलाफ तीखे बयान दे रहे ममता बनर्जी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बीच आम की मिठास घुल रही है। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर कायदीन को आम भेजे हैं। इसे ममता की मैंगो पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। ममता बनर्जी ने सियासी कायदीन को बंगाल के मशहूर हिमसागर, लक्ष्मण भोग और मालदा आम भेजे हैं। ममता ने ये कस्टम 10 साल पहले 2011 में शुरू किया था जब वो पहली बार बंगाल की वज़ीर आला बनी थी। मोदी और अमित शाह के अलावा ममता ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, कांग्रेस की इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को भी आम भेजे हैं। पिछले साल नरेंद्र मोदी ने अक्षय कुमार को दिए गए इंटरव्यू में ममता बनर्जी के साथ अपने रिश्तों पर बात की थी। कहा था कि मैं और ममता एक सियासी राइवल है लेकिन हमारा रिश्ता काफ़ी अच्छा है। दीदी खुद मेरे लिए कुर्ता चुनती हैं और हर साल भेजती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को एक समाअत के दौरान यह सवाल किया कि अदालत उज़्मा के लिए कानून बनाना कैसे मुमकिन है जबकि यह पार्लियामेंट के हल्के इख्तियार में है। दरअसल चीफ जस्टिस NV रमना की सदारत वाली बेंच एक ऐसी अर्जी पर समाअत कर रही थी जिसमें मुतालबा किया गया था कि अदालत उज़्मा मरकजी हुकूमत को हिदायत दे कि वो लोकसभा और रियासती असम्बलियों के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन को बताएं कि ये लोग यानी जो दलबद्दू है, एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने वाले लोग हैं, वो अराकीन पार्लियामेंट या अराकीन असेंबली के खिलाफ दाखिल डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस, नाअहली की अर्जियों पर तय मुद्दती तरीके से फैसला सुनाएं। रंजीत मुखर्जी के जरिए दाखिल अर्जी में अदालत से पूरे हिंदुस्तान में दल बदल के मामलों में फैसला लेने के एक यकसा अमल के लिए सरबराहान की गाइडलाइन से मुतालिक हिदायत देने की भी गुजारिश की गई। अर्जी दहिंदान के वकील ने कहा कि अर्जी गाइडलाइंस के लिए दाखिल की गई है ताकि दल बदल के मामलों पर फौरी और तय मुद्दती तरीके से कार्रवाई हो। बेंच ने कहा कि हम कानून कैसे बना सकते हैं, इसके लिए एक अलग इदारा यानी पार्लियामेंट है। बेंच ने वकील से कहा कि कर्नाटक के अराकीन असेंबली की नाअहली से मुतालिक मामले में भी यही इशू उठाया गया था।
जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं कर्नाटक रुकन असेंबली मामले में पहले ही अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। इस मामले में भी ये इशू उठाया गया था और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने भी यही दलील दी थी। बेंच ने कहा कि इस इशू को पार्लियामेंट पर फैसला करने के लिए छोड़ दिया गया था और वकील को मामले में फैसला पढ़ने और फिर अदालत में वापस आने को कहा गया। अदालत उस्मान ने मामले की अगली समाअत 2 हफ्ते बाद तय की है। अर्जी में कहा गया है कि निजी और सियासी फायदे के लिए ये बड़े पैमाने पर और गलत सियासी दल बदल हिंदुस्तानी जमहूरियत की जड़ पर हमला करते हैं और आइन की शक 21 के तहत हिंदुस्तानी शहरी के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हैं। टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार के कत्ल के मामले में जुमेरात को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुलजिम अब्दुल रऊफ की पिटीशन खारिज कर दी है। अदालत ने मुंबई सेशन कोर्ट की जानिब से रऊफ को सुनाई गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अब्दुल रऊफ किसी तरह की रहम का हकदार नहीं है क्योंकि वो पहले भी पैरोल के बहाने बांग्लादेश भाग गया था। अदालत ने इस मामले में रमेश तौरानी को बरी कर दिया। उसके बरी होने पर महाराष्ट्र हुकूमत ने कहा कि तौरानी को बरी करने के खिलाफ वो फिर से अदालत में अपील करेंगी। कत्ल के बाद अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट फरार था और 10 नवंबर 2016 को फेक पासपोर्ट मामले में उसे बांग्लादेश से पकड़कर एक्स्ट्राडिक्ट कर दिया गया था और मुंबई लाया गया था। गुलशन कुमार के कत्ल के मामले में अब्दुल को 2002 में उम्र कैद की सजा हुई थी और वो औरंगाबाद जेल में सजा काट रहा था। 2009 में वो औरंगाबाद जेल से अपने खानदान से मिलने के लिए पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन पैरोल खत्म होने से पहले ही वो बांग्लादेश भाग गया था। मुंबई में चलती ट्रेन पर चढ़ने उतरने के दौरान मुसाफिरीन के गिरने के मामले आए दिन सामने आते हैं। ऐसा ही एक वाकया बोरीवली रेलवे स्टेशन पर पेश आया। यहां एक मुसाफिर तेज रफ्तार ट्रेन से उतरने के चक्कर में प्लेटफॉर्म पर गिर गया। वो एक बार तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच आया भी, लेकिन ट्रेन से टकराकर दूर हो गया। तभी वहां मौजूद आरपीएफ कांस्टेबल ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और उसकी जान बचाई। बोरीवली आरपीएफ से मिली जानकारी के मुताबिक यह वाकया 29 जून की रात 11:15 बजे का है। ये मुसाफिर स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस से सफर कर रहा था। ट्रेन जैसे ही बोरीवली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंची तो उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। मुसाफिर को लगा कि वो चलती ट्रेन से नीचे उतर सकता है। इसके बाद उसने दरवाजे पर खड़े होकर पहले पैर जैसे ही प्लेटफॉर्म पर रखा, उसका बैलेंस बिगड़ गया और ट्रेन से टकराते हुए प्लेटफॉर्म के गैप में गिरने लगा। उसे गैप में गिरता देख वहां तैनात आरपीएफ कांस्टेबल विनीत कुमार ने दौड़ लगाई और उसका हाथ पकड़कर सही वक्त पर खींच लिया। यह पूरा वाकया रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। आधी रात को ड्यूटी को लेकर मुहतात रहने वाले कांस्टेबल विनीत कुमार की मुस्तैदी की सब तारीफ कर रहे हैं। बोरीवली आरपीएफ ने भी उसे ऑनर करने की बात कही है। बैरून मुल्क में बसने की चाहत रखने वाले 3600 पंजाबी लड़के फर्जी शादियों का शिकार होकर 5 सालों में 150 करोड़ रुपए गंवा चुके हैं। ऐसी 3300 से ज्यादा शिकायतें वजारत खारजा में आई हैं। इनमें से 3000 सिर्फ पंजाब की हैं। पिछले 6 महीनों में डिपार्टमेंट के पास धोखाधड़ी के 200 मामले आए हैं। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर बैरून मुल्क जाने की चाहत रखने वाले नौजवानों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। हर दिन औसतन 2 लड़के ठगे जा रहे हैं। लड़के को बैरून मुल्क भेजने की ख्वाहिश रखने वाले खानदान ऐसी पंजाबी लड़की ढूंढते हैं जिसने आईलेट्स एग्जाम पास कर लिया हो। इसके बाद लड़के वाले पैसे लगाकर लड़की को बैरून मुल्क पढ़ने भेजते हैं। इसके बाद लड़की किसी तरह ग्रीन कार्ड हासिल कर लेती है। ज्यादातर मामलों में लड़की या तो लड़के को कभी बैरून मुल्क नहीं बुलाती है या फिर बैरून मुल्क में ही बैठकर तलाक की मांग करती है। आईलेट्स का फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम है। ये एक तरह का टेस्ट होता है। जिन मुल्कों में इंग्लिश कम्युनिकेशन का अहम जरिया हो वहां की यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आईलेट्स एग्जाम लिया जाता है। ऐसे मुल्कों में अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और ऑस्ट्रेलिया के अलावा कई और मुल्क शामिल हैं। इस टेस्ट में कैंडिडेट की अंग्रेजी बोलने, सुनने और लिखने की स्किल को परखा जाता है। गांव में एजेंट कम पढ़े लिखे खानदानों को बताते हैं कि वो ऐसी लड़की को जानते हैं जो आईलेट्स पास है, लेकिन उसकी स्टडी, वीज़ा और दीगर का खर्च देना होगा। 3 महीने में लुधियाना में 30, जलंधर में 70 मामले कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बाद धोखे के दर्ज हुए हैं। पंजाब में 6 महीने में ही 300 मामले सामने आए हैं। अब बात कोरोना की। हिंदुस्तान में सबसे पहले
मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट लगभग आधी दुनिया में पहुंच चुका है। अब तक 96 मुल्कों में इसके केसेस मिले हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अंदेशा जाहिर किया है कि आने वाले कुछ महीनों में ये ज़्यादा हावी हो जाएगा, यानी इसके और कई मुल्कों में फैलने का खतरा है। वहीं ब्रिटेन में मिला अल्फा वेरिएंट अब तक 172 मुल्कों तक पहुंच चुका है। WHO हर हफ्ते वबा से जुड़े अपडेट जारी करता है। 29 जून को दिए गए अपडेट में उसने कहा था कि डेल्टा वेरिएंट 96 मुल्कों में रिपोर्ट हुआ है। हालांकि अब तक इस वेरिएंट की पहचान करने की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड महदूद है, इसीलिए हो सकता है कि इसके बारे में कम डेटा सामने आया हो। यह भी सच है कि कई मुल्कों में इसी वेरिएंट की वजह से नए केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसी दौरान कोरोना से मुतासरीन की तादाद दुनिया भर में 18,30,98,094 हो गई है। इससे अब तक 39,65,044 लोग मारे जा चुके हैं। अब तक 16,76,00,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है, लेकिन अब भी दुनिया भर में 1,14,00,000 लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से करीब 80,000 की हालत तशवीशनाक है। हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में 48,415 नए मरीजों की पहचान हुई, 61,494 ठीक हुए और 988 ने जान गंवाई। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 14,083 की कमी हुई। हालांकि केरल के आंकड़े कुछ डरा रहे हैं। वहां बीते 2 दिनों से नए केसेस 13,500 से ज्यादा आ रहे हैं। इससे पहले 21 जून को ये तादाद घटकर 7,449 तक पहुंच गई थी। वैक्सीन के ग्रीन पास को लेकर हिंदुस्तान और यूरोपियन यूनियन में बहस छिड़ी हुई है। इस बीच जुमेरात को यूरोप के 8 मुल्कों ने कोविशील्ड को ग्रीन पास देते हुए उसे अपने यहां अप्रूव्ड वैक्सीन की लिस्ट में शामिल कर लिया। यानी इन मुल्कों में कोविशील्ड के दोनों डोज लेने वाले हिंदुस्तानियों को कोरोना कवायद से छूट मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रूवल देने वाले मुल्कों में जर्मनी, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन और स्विट्जरलैंड शामिल है। इससे पहले चारशंबे के रोज हिंदुस्तान ने यूरोप को इंतबाह दे दिया था। हिंदुस्तान ने साफ कहा था कि अगर यूरोपियन यूनियन की मेडिकल एजेंसी EMA ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को ग्रीन पास में शामिल नहीं किया तो हम भी उन मुल्कों के वैक्सीन सर्टिफिकेट को नहीं मानेंगे। ऐसे में यूरोपीय मुल्कों के शहरियों को हिंदुस्तान में क्वारंटाइन किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन ने अपने ग्रीन पास स्कीम के तहत सफर को लेकर कई पाबंदियां रखी हैं और उसमें वैक्सीन लेने वालों को ढील दी है। जराये के मुताबिक हिंदुस्तान ने यूरोपियन यूनियन के 27 अराकीन मुल्कों से अपील की थी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगवा चुके हिंदुस्तानियों को यूरोप का सफर करने की इजाजत दे, जिस पर अलग अलग गौर करने की उन्होंने अपील की थी। हिंदुस्तान ने यूरोपीय यूनियन की डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट स्कीम ग्रीन पास 1 जुलाई से लागू हो गई है। इसके तहत कोरोना वबा के दौरान रजिस्टर्ड वैक्सीन लेने वाले शख्स को ग्रीन पास वाले मुल्कों में जाने की इजाजत होगी। जाइडस कैडिला ने अपने कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI से मंजूरी मांगी है। यह वैक्सीन 12 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। इसके फेज 3 के ट्रायल पूरे हो चुके हैं। कंपनी का कहना है कि उसका सालाना 12 करोड़ डोज बनाने का प्लान है। जाइकोवी की मंजूरी मिलती है तो ये मुल्क में 5वीं अप्रूव्ड वैक्सीन होगी। 2 दिन पहले ही अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को DCGI ने मंजूरी दी है। इससे पहले कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी को अप्रूवल मिला था। जाइकोवी डी के फेज 3 ट्रायल 28,000 लोगों पर किए गए थे। इनमें 1,000 ऐसे थे जिनकी उम्र 12 से 18 साल की थी। कंपनी ने कोरोना की दूसरी लहर के पीक के दौरान ये ट्रायल किए थे। जाइडस कैडिला का कहना है कि उसकी वैक्सीन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर भी असरदार है। कैडिला हेल्थ केयर के MD शर्विल पटेल ने बताया कि हमें अगस्त से हर महीने जाइकोवी डी के 1 करोड़ डोज और दिसंबर तक 5 करोड़ डोज का प्रोडक्शन होने की उम्मीद है। हमारा टारगेट 1 साल में 10 करोड़ डोज तैयार करना है। अमेरिका में तेजी से फैलता डेल्टा वेरिएंट और वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार ने बाइडेन इंतजामिया की नींद उड़ा दी है। हर 2 हफ्ते में डेल्टा वेरिएंट के मामले दुगने हो रहे हैं। अब अमेरिका में नए केसेस में इस वेरिएंट की हिस्सेदारी 20% तक पहुंच गई है। काइसर फैमिली फाउंडेशन सर्वे के मुताबिक अमेरिका की 32% आबादी वैक्सीनेशन के खिलाफ है। बाइडेन इंतजामिया के एक ओहदेदार बताते हैं कि वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए लगभग सभी 50 रियासती हुकूमतों की जानिब से शुरू किए गए प्रोग्राम जैसे
नकद कैश, इनामात, लॉटरी का इंतजाम वगैरह पूरी तरह नाकाम रहे हैं। ऐसे में बाइडेन इंतजामिया ने नई लहर से बचने के लिए एक खास स्ट्रैटेजी बनाई है। डॉक्टर्स डे के मौके पर वजीर आला नरेंद्र मोदी ने माफ कीजिएगा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज डॉक्टर्स से बातचीत की। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है। कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी किसी बहरान, बीमारी या हादसे का शिकार हुई होगी। कई बार ऐसा लगता है कि क्या हम किसी अपने को खो देंगे। हमारे डॉक्टर्स ऐसे मौके पर जिंदगी की डायरेक्शन बदल देते हैं, नई जिंदगी दे देते हैं। मेहनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया है। ये पुण्य कार्य करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। मैं जीवन आहूत करने वाले इन सभी डॉक्टर्स को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, कोरोना से लड़ाई में जितनी चुनौतियां आई, हमारे वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स ने उतने ही समाधान तलाशे, प्रभावी दवाइयां बनाई। साथियों, आज जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है, तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 के बहरान के दौरान लोगों को बराह रास्त अपने बैंक खातों में माली मदद पहुंचाने और इन्फेक्शन की रोकथाम और टीकाकारी के मिशन की तारीफ करते हुए कहा कि आज डिजिटल इंडिया से वक्त, मेहनत और पैसे की बचत हो रही है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 6 साल मुकम्मिल होने के मौके पर इस प्रोग्राम से फायदा उठाने वालों से बातचीत के दौरान मोदी ने कहा कि हम सब ने देखा कि डिजिटल इंडिया मिशन ने कोरोना बहरान के दौरान मुल्क के लिए कितना काम किया। ऐसे वक्त में जब बड़े मालदार ममालिक लॉकडाउन की वजह से अपने शहरियों को इमदादी रकम भेजने में नाकाम हो रहे थे, हिंदुस्तान हजारों करोड़ रुपए बराह रास्त लोगों के बैंक खातों में भेज रहा था। हिंदुस्तान ने कोरोना दौर में जो डिजिटल वसाइल तैयार किए हैं, इन पर पूरी दुनिया में बहस हो रही है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। साथियों, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना, ये समय की मांग रहा है। और इसलिए डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिक को सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम है। साथियों, डिजिटल इंडिया ने ये कैसे संभव किया है, इसका शानदार उदाहरण है डिजी लॉकर। स्कूल के सर्टिफिकेट, कॉलेज की डिग्री, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार या दूसरे दस्तावेजों को संभाल कर रखना हमेशा से साथियों, भारत को डिजिटल पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाते हर देशवासी का जीवन आसान बनाने का सपना पूरे देश का है। अफगानिस्तान के मगरबी सूबे हरात में कार बम धमाके में पुलिस के 8 अहलकार और एक फौजी हलाक हो गया। सिक्योरिटी जराये ने जुमेरात के रोज बताया कि चारशंबे की रात को एक कार बम धमाका गोरिया डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स के करीब हुआ। गैर मुल्की फौजियों ने इसी दौरान अफगानिस्तान से अपने घर जाना शुरू कर दिया। इटली की लगभग पूरी फौज जा चुकी है, जबकि अमेरिका की कुछ फौज अभी वहीं पर है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।